Good morning, children. Today we'll study class 8th history chapter 2, that is from trade to territory. Now we will read ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल. किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में ट्रेड शुरू किया, we will read that. The first English factory was set up on the banks of the river Hooghly in 1651. This was the base from which the company's trade, known at the time as factors, operated. The factory had a warehouse where goods for export were stored, and it was office where company's officials sat. As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. By 1696, it began building a fort around the settlements. 2 years later, it bribed Mughal officials into giving the company's jamidari rights over 3 villages. One of these was the Kalikata, which later grew into the city of Calcutta or Kolkata, as it known as today. It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a farman granting the company the right to trade duty free. देखिए अब क्या हुआ, जब हमने देखा कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी आई और वो आई थी यहाँ ट्रेड करने के लिए, तो अब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ ट्रेड शुरू किया, बंगाल में ट्रेड शुरू किया. और उन्होंने जो इनका जो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री थी वो उन्होंने पहली फैक्ट्री जो थी उन्होंने 1651 में कहाँ सेटअप की थी, इन्होंने हुगली नदी के किनारे में सेटअप की थी, जो कहाँ कलकत्ता में है ना, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर के पास इन्होंने बैंक ऑफ हुगली रिवर इन्होंने सेट किया था क्या, पहली फैक्ट्री. ओके, इन 1651, याद रखेंगे इसको. जब ये जो ट्रेडर्स थे फ्रॉम ईयर, जो फैक्टर्स मीन्स कंपनी ट्रेडर्स, यहाँ जो फैक्टर्स बोल रहा है इनको कहा जाता है कंपनी ट्रेडर्स. ओके, ट्रेडर्स ऑपरेट करते थे. द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस ऑफिस. यहाँ पर जो था कंपनीज़ का जो था वेयर हाउस मीन्स स्टोर हाउस वगैरह बोल सकते हैं ना, स्टोर हाउस वगैरह था. जो ये व्यापारी थे, यहाँ के जो ट्रेडर थे, उस ज़माने में ज़्यादा फैक्टर कहा जाता था. उस समय उनको क्या कहा जाता था, फैक्टर कहा जाता था. फैक्टर मीन्स कंपनी ट्रेडर. ओके, कंपनी ट्रेडर जो थे उनको फैक्टर कहते थे. इस चीज़ को याद रखिएगा, फैक्टर कौन है, तो दैट इज़ अ कंपनी ट्रेडर. ओके, और इस फैक्ट्री में जो इस वेयर हाउस थे, मैंने बताया, जहाँ पर जो सामान है उसको स्टोर किया जाता था, चीज़ों को स्टोर करने के लिए वेयर हाउस था. ठीक है, जमा किया जाता था. और यहीं पर जो उनकी जो ऑफिसेज थे जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे, और यहीं उनके ऑफिसेज भी थे जहाँ पे उनके जो ऑफिसर्स थे वो वहाँ पर बैठा करते थे. जैसे जैसे व्यापार फैलने लगा, जैसे जैसे जो ट्रेड था एक्सपैंड हुआ, कंपनी के जो मर्चेंट्स थे और ट्रेडर्स थे और वो आए और वहाँ पे फैक्ट्री के पास में ही उन्होंने क्या किया, रहना शुरू कर दिया, बसने लगे वहीं पर पास में. ठीक है, और 1696 में उन्होंने क्या किया, उस एक तक में क्या था, कंपनी की आबादी चारों तरफ से, एक उन्होंने क्या किया वहाँ पे एक फोर्ट बनाना शुरू कर दिया, किला बनाना शुरू कर दिया उन्होंने. ठीक है, कौन, इंग्लिश लोगों ने, दैट इज़ ब्रिटिशर्स. ओके, उन्होंने वहाँ पे किला बनाना शुरू कर दिया. उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 2 साल के बाद उन्होंने क्या किया, 2 साल के बाद उन्होंने जो मुग़ल अफसर थे उनको रिश्वत देकर 3 गांव की ज़मींदारी भी खरीद ली. अब वो तीन गांव की ज़मींदारी खरीद ली, अंग्रेज आए यहाँ पे तो, है ना, व्यापार करने आए तो. और वो थे आपके, कौन कौन से थे आपके, कहाँ कहाँ की ज़मींदारी उन्होंने खरीद ली थी. सुतानीति आपका कालिकता और आपका था गोविंदापुर, है ना, ये थी जहाँ पे इन्होंने क्या करता है, इसके 3 जगह का इन्होंने जमींदारी ले ली थी. ठीक है, कब, 1969 तक इन्होंने उसकी ज़मींदारी ले ली थी. ठीक है, मतलब इनका था क्या, हम पैसा कमाने, तो मतलब हमें क्या है, हम आए तो पैसा कमाने हैं, पर हमें अधिकार चाहिए होगा, और उन्हें ज़मींदारी राइट ले ली. उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने क्या किया, वो पैसा कमाने आए थे यहाँ पे, अंग्रेज यहाँ पर सब पैसा ट्रेड करने आए, पैसा कमा रहे थे यहाँ पे, उनका मकसद वही था, पैसा कमाना ज़्यादा से ज़्यादा.
तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, ज़मींदारी राइट ले ली। ज़मींदारी राइट में ये था उनके पास कि टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। ज़मींदारी राइट यहाँ से हम बोल सकते हैं कि क्या था, ज़मींदारी राइट टू कलेक्ट द टैक्स, ठीक है, ज़मींदारी राइट में। और वहाँ पे क्या किया उन्होंने, ज़मींदारी राइट ले ली ओवर थ्री विलेजेस, 3 गांव के उन्होंने ज़मींदारी राइट ले ली, जिसमें उन्होंने क्या किया, उनको था ज़मींदारी राइट में वो टैक्स कलेक्ट कर सकते थे, ठीक है, वो वहाँ पे टैक्स कलेक्ट करते थे। उनका मेन मोटिव क्या था, आपको पता चल गया कि टू एक्सपेंड देयर मार्केट टू अर्न प्रॉफिट, है ना, ये उनका मेन मोटिव था। और उन्होंने अपने ट्रेड को जैसे जैसे एक्सपेंड कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, कंपनी को, दूसरी कंपनी जो वहाँ पे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को बहला फुसला कर क्या किया था, उन्होंने वहाँ पे बसना भी शुरू कर दिया था, है ना। और उन्होंने क्या किया, कंपनी ने मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि उन्होंने औरंगज़ेब के पास गए, क्योंकि वो वही रूलर थे उस समय, पूरा ओवरऑल रूल कौन करता था, औरंगज़ेब रूल करते थे। तो उनके पास उन्होंने ये उन्होंने उनसे ये कहा उन्होंने कि सर आप हमें एक फरमान इशू कर दीजिए। फरमान मीन्स आप बोल सकते हैं ए लॉयल एडिक्ट और रॉयल ऑर्डर, ठीक है, रॉयल एडिक्ट और रॉयल ऑर्डर, है ना, फरमान जारी कर दीजिए। किस चीज़ का फरमान था, जिसको हम शाही आदेश भी बोल सकते हैं, कि क्या आदेश था, हमें ये आदेश जारी कर दीजिए कि हम क्या नहीं करेंगे अब, मतलब हम जो भी काम करें यहाँ, ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, मतलब जो भी हम ट्रेड करें उसमें हमको कोई भी शुल्क चुकाना ना पड़े, बिना शुल्क के हम आराम से काम व्यापार कर सकें यहाँ पे, ऐसा उन्होंने औरंगज़ेब से फरमान निकलवा लिया, ठीक है। और फिर द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर द मोर concession and manipulate existing privileges. Aurangzeb's Farman, for instance, had granted only the company the right to trade duty free, but officials of the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty. This they refused to pay, causing an enormous loss of revenue for Bengal. How would how could the Nawab of Bengal, Murshid Quli Khan, not protested? अब क्या हुआ, अब यहाँ पे उन्होंने एक फरमान जारी करवा लिया कि हम कोई भी टैक्स बिना टैक्स दिए हम क्या करेंगे, ट्रेड कर सके, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या लिया कि हम ट्रेड करेंगे लेकिन कोई भी टैक्स पेड नहीं करेंगे। और अब ब्रिटिशर्स को क्या हो रहा है, फ़ायदा होने लगा यहाँ पे। और इसका फ़ायदा कैसे, और उनको फ़ायदा कैसे उठा रहे थे, देखो ये लोग, है ना, इसका फरमान का लोग गलत फ़ायदा भी उठा रहे थे, बहुत गलत फ़ायदा उठा रहे थे कि चलो उनको ट्रेड करने के लिए उन फरमान दे दिया कि कोई टैक्स नहीं दे, लेकिन इसका वो लोग क्या कर रहे थे, गलत फ़ायदा भी उठा रहे थे। और हाउएवर दिस फरमान्स वे आर कंटिन्यूसली मिसयूज बाय द कंपनी ऑफिशियल्स इसका क्या कर रहे थे, गलत फ़ायदा उठा रहे थे, है ना। जो औरंगज़ेब से उन्होंने फरमान लिखा लिया था उसका ये लोग गलत फ़ायदा उठा रहे थे। और ग्रांटेड कंसेशंस ओनली टू द कंपनी, बट कंपनी, ये जो ग्रांट था, जो फरमान लिखा गया था, वो कंपनी को ही खाली बेनिफिट दिया जा रहा था कि वो कंपनी जो भी मार्केट से ले रही है या व्यापार कर रही है तो वो ट्रेड नहीं, मतलब उसको शुल्क नहीं देगी, पैसा नहीं देगी, टैक्स नहीं देगी। ये सिर्फ कंपनी ऑफिशियल्स के लिए था, कंपनी के लिए था। लेकिन बट कंपनी ऑफिशियल्स जो थे, जो ऑफिसर्स थे वहाँ के, वो इस कंसेशंस को अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए भी यूज़ कर रहे थे और उसका भी टैक्स रिफ्यूज़ कर रहे थे पेड करने के लिए। एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे ब्रिटेन से आए थे लोग ट्रेड करने के लिए, और ऑफिशियल्स जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के, इनका काम था कि वो सामान खरीदे और ब्रिटेन में उनका था कि सामान खरीदते तो अब ब्रिटेन में जाकर बेचते थे, उनका काम था ये। और फरमान होने के कारण जब भी वो मार्केट जाते थे और मान लो उनको वहाँ कोई ज्वेलरी पसंद आ जाती तो वो ज्वेलरी को क्या करते थे, वो अपने लिए पैसे को क्या करते थे, वो अपने फ़ायदे के लिए उसको ले लेते थे। अब ज्वेलरी है तो वो किसके लिए ले रहे थे, एक ऑफिशियल गया, वो जिसको ज्वेलरी पसंद आ गई, वो ट्रेड के हिसाब से नहीं ले रहा था, अब वो अपनी फैमिली के लिए ले रहा था, उस चीज़ को अपनी वाइफ के लिए ले रहा था मान लीजिए, तो और फिर उस पर भी वो टैक्स नहीं दे रहा था,
कंपनी के लिए नहीं ले रहा था, लेकिन वो पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा था, पर्सनल ही था उसका, लेकिन फिर भी वो टैक्स नहीं पे। तो इस तरीके से जो ऑफिशियल्स थे वहाँ के, वो लोग इसका बहुत फ़ायदा उठा रहे थे, ठीक है। और निजी तौर पर व्यापार मतलब उसको छूट नहीं मिल रही थी, लेकिन वो लोग इसका फ़ायदा उठा रहे थे और वो फरमान दिखा देते थे, देखो हमको ये फरमान मिला है तो हम टैक्स नहीं पेड करेंगे, तो ये हो जाता था। लेकिन उन्होंने वो क्या था, टैक्स नहीं पेड करते, मैंने बता दिया। इससे क्या हो गया, जो बंगाल में रेवेन्यू कलेक्ट होता था, टैक्स के द्वारा ही रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था, पैसे मिलते थे, है ना, तो वो कम हो गई, रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो रहा है, पैसे नहीं आ रहे, कम हो गई। ऐसे में भला मतलब ऐसे में बोल सकते हैं कि बंगाल के जो नवाब मुर्शिद कुली खान थे उस समय, तो वो चुप कैसे बैठे थे, वो कैसे इतने बड़े लॉस को बियर कर रहे थे, उनको कैसे अच्छा लग रहा था कि ये जो फरमान है इसका मिसयूज़ हो रहा है। और वो उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, क्या वो खुश थे उनके जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उनके इस तरीके के व्यवहार से वो खुश थे क्या? द मिसयूज़ ऑफ फरमान वॉज लीडिंग टू द इनोरस लॉस। मैंने वही बताया कि जो मिसयूज़ हो रहा था उससे क्या बहुत लॉस हो रहा था बंगाल में। तो क्या जो बंगाल के नवाब थे वो खुश थे क्या इससे? तो क्या वो खुश होंगे, क्या बताओ मुझे? बिल्कुल खुश तो नहीं होंगे। अब क्या हुआ, अब हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। अब इससे क्या हुआ, जो ट्रेड है वो किस तरीके से एक बैटल, लड़ाई में, युद्ध में बदल गया। अभी तक तो ट्रेड कर रहे थे, लेकिन अब वो युद्ध में कैसे चेंज हो गया, ये हम देखते हैं। दो द अर्ली 18th century द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स बिगेन intensified. After the death of Aurangzeb, the Bengal Nawabs asserted their power and autonomy as other regional powers were doing at that time. Murshid Quli Khan was followed by the Alivardi Khan and then the Sirajuddaulah Dullah as the Nawab of the Bengal. Each one of them was strong ruler. They refused to grant the company concession, demanded a large tributes for the company's right to trade, denied it any right to mint coins, and stopped it for the extending its fortification, accusing the company to decide. They claimed that the company was depriving the Bengal government of the huge amounts of revenue and undermining the authority of Nawab. It was refusing to pay tax, writing disrespectful letters, and trying to humiliate the Nawabs and his officials. आप देखो क्या हुआ, जब 18th सेंचुरी में उस समय क्या था, ये जो लड़ाई थी, कॉन्फ्लिक्ट था, किसके किसके बीच में, वो कंपनी मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो जो मिसयूज़ कर रहे थे उस फरमान का, इसलिए उन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया, झगड़ा होने लग गया, बहुत तरीके, हाँ, बहुत ज़्यादा, काफ़ी बढ़ गया था, इंटेंसिफाइड में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जब औरंगजेब की डेथ हुई, हाँ, तो जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने क्या क्या अपनी ताकत दिखाना, एसर्टेड देयर पावर मीन्स वो अपनी ताकत दिखाने लग गए। और उस समय जो दूसरे रीजनल पावर्स थे, उनकी भी यही स्थिति थी। उन लोग ने भी क्या किया, ऐसे ही करने लगे कि वो अपनी ताकत को दिखाने लगे। औरंगजेब जब तक था तब तक कोई नहीं करता, लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद ऐसा होने लग गया कि रीजनल जो पावर्स थे वो भी क्या है, अपनी ताकत को दिखाने लगे। उसमें से मुर्शिद कुली खान के बाद कौन आया, अलीवर्दी खान आए, और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पहले कौन आया, मुर्शिद अली खान के बाद अलीवर्दी खान, और उसके बाद सिराजुद्दौला आए, नवाब बने बंगाल के। ठीक है, और ये जो थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर थे, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर थे। और इन्होंने दे रिफ्यूज़ टू ग्रांट कंपनी का, इन्होंने ये कहा कि हम कंपनी को, औरंगजेब तो डेथ, क्योंकि फरमान किसने लिखा था, औरंगजेब ने लिखा था, तो अब इन्होंने कहा कि हम जो कंपनी को हम कंसेशन नहीं देंगे, रियायत नहीं देंगे, उनको कर देना होगा, मीन्स उनको टैक्स पेड करना पड़ेगा। जो व्यापार का अधिकार में जो उनको क्या कंसेशन, कंपनी कंसेशन नहीं मिलेगा। डिमांड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड,
और उन्होंने व्यापार का अधिकार देने के बदले में कि मतलब यदि हम आपको ट्रेड करने दे रहे हैं तो आपको हमको बहुत सारे नजराने कंपनी से मांगने लगे। वो लोग कौन, जो हमारे नवाब थे, वो लोग मांगने लगे उनसे ये कहा कि वो जो सिक्के कॉइन का जो कॉइन वो लोग बनाते थे, उनसे कहा गया कि आपको इसका अधिकार भी नहीं दिया जाता है। और उसके उन्होंने जो किलाबंदी फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया था उन्होंने, उसको भी रोक लगा दी उन्होंने। और कंपनी पर कहा गया कि वो क्या कर रहे हैं, धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि उनको धोखाधड़ी, बोला कि आप धोखाधड़ी करते हो, है ना, कंपनीज को बोला। और उन्होंने ये बताया कि इसकी वजह से बंगाल सरकार को जो है रेवेन्यू जो हो रहा है वो कम होते जा रहा है। जो क्यों, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है यदि वो टैक्स नहीं पेड कर रही है, वो फोर्टिफिकेशन करते जा रही है और ये जो काम कर रही है ना, जो टैक्स पेड नहीं करती, तो इसके कारण से हमारा क्या है, जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है बंगाल का वो बहुत कम हो गया है। ऐसा उन्होंने कौन, ये नवाब सब कंपनी पे आरोप लगा रहे थे, बोल रहे थे उनके बारे में। अब क्या हुआ कि नवाब जो थे, अब यहाँ पे क्या हुआ, बंगाल की रेवेन्यू कम हो रही है बोला उन्होंने, और नवाब जो थे की ताकत भी कमज़ोर पड़ती जा रही है, ऐसा उन्होंने कहा। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी, और जो कंपनी थी वो कह रही थी कि हम टैक्स नहीं चुकाएंगे। उनके पास, वो उनका कहना था मेरे पास फरमान है, हम टैक्स नहीं चुकाएंगे। और उसके जो ऑफिसर थे वो बहुत ही अब मतलब बोलना चाहिए कि खराब, मतलब आप बोल सकते हैं अपमानजनक जो है चिट्ठियाँ लिखी हैं और नवाबों और उनकी जो अधिकारियों पर अपमानित करने के लिए प्रयास किया है, ऐसा उन पे ऐसा उन नवाबों ने कहा कि जो आपके जो ऑफिशियल्स हैं वो ऐसी चिट्ठियाँ लिखते हैं जिसमें नवाबों के लिए नवाब की जो नवाब्स हैं और वो उनके अधिकारी हैं उन पे आप क्या करते हैं, उनको अपमान करते हैं, डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स आप लिख रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। ह्यूमिलेट कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं उनको, है ना, नवाब को और उनके ऑफिशियल्स को, ऐसा बोले उन्होंने। किसने, नवाब कंपनी को कह रही है। अब द कंपनी वाज इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड that the unjust demands of the local officials were running the trade of the company and the trade could flourish only if the duties were removed. It was also convinced that to expand trade it had to enlarge its settlement by villages and rebuild its fort. अब देखो कंपनी क्या कहती है, ये नवाब ने कहा। अब कंपनी क्या कह रही है, कंपनी का कहना था कि जो लोकल ऑफिशियल्स हैं, ये जो वो मांग कर रहे थे ना, व्यापार जो बेवजह की मांग कर रहे हैं कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दो, आपको कंसेशन नहीं मिलेगा, लेकिन आप हमें यदि आपको व्यापार करना है तो हमको उसके बदले बहुत सारे क्या दो, नजराने दो। तो ये जो बेतुकी सी मांग कर रहे हैं वो, है ना, कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। उससे क्या कंपनी कह रही है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी, कि अब हमारा यदि इस तरीके से ऑफिशियल्स हमारे लिए मांग करेंगे तो हमारा क्या होगा, उससे नुकसान होगा, ये उनका कहना था। व्यापार कब एक्सपैंड होगा, कब अच्छे से रन करेगा, जब सरकार उसमें जो टैक्स ले रही है वो हटा देगी, तो हमारा जो बिज़नेस है वो अच्छे से रन करेगा, ट्रेड हम अच्छे से कर पाएंगे, ही कंपनी का कहना था। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी कंपनी चाहती थी कि यदि उसको अपना व्यापार फैलाना है तो उसको अपनी वहाँ पे जो उसका सेटलमेंट्स है उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, अपनी आबादी को बढ़ानी पड़ेगी, सेटलमेंट्स बढ़ाना पड़ेगा, उसको गांव खरीदने होंगे और फिर से उसको फोर्टिफिकेशन करना होगा, किला का निर्माण करना शुरू करना होगा, ये कंपनी सोच रही थी। ठीक है, अब दोनों के बीच में देखो, नवाब बोलिए और ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स थे, और इनके बीच में क्या हो गया, अब दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं तो इसमें दोनों के बीच में टकराव हो गया। द कॉन्फ्लिक्ट लेड कॉन्फ्लिक्ट आ गया दोनों में। तो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यहाँ पर एक क्या हुआ, बैटल ऑफ पलासी के रूप में सामने आई। ठीक है, यहाँ पे दोनों के बीच में युद्ध हुआ, दैट इज़ द बैटल ऑफ प्लासी के रूप में। एक प्लास का फूल सुना होगा कि, है ना, जो रंग बहुत सुंदर होता है और जिसे हम रंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम होली का रंग वगैरह यूज़ बनाते हैं ना पलास के फूल से।
उसी के नाम से वहाँ बहुत होता था, इसलिए वहाँ पे पलासी बोला गया, उसका नाम पलासी रखा गया था। और वहीं पर युद्ध हुआ, इसलिए इसे बैटल ऑफ प्लासी बोला जा रहा है। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ। अब बैटल ऑफ प्लासी हम देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे व्हेन अलीवर्दी खान डाइड, अब क्या हुआ था, मैंने बताया मुर्शिद खान आए, मुर्शिद खान के बाद अलीवर्दी खान आए थे, उसके बाद सिराजुद्दौला आए थे, वहाँ के नवाब बने थे। लेकिन जब अलीवर्दी खान का डेथ हुआ, दैट इज़ इन 1756, है ना, सिराजुद्दौला, फिर सिराजुद्दौला बिकम द नवाब, उसके बाद सिराजुद्दौला आए, नवाब बने। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन अ पपेट रूलर who would willingly give a trade concession and another privilege। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्योंकि पहले ही बताया कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर थे, है ना, जो कौन थे, ये जो सिराजुद्दौला बोला बोलिए, अलीवर्दी खान बोलिए, ये लोग क्या थे, एक स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर थे। तो ये जो चाहते थे, अब अलीवर्दी का डेथ हुआ तो सिराजुद्दौला आ गए। अब कंपनी को जो था इसकी चिंता होने लगी कि क्योंकि ये लोग बहुत काफ़ी इनकी जो ताकत थी, है ना, इसका बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पावर में थे ये लोग, रूलर भी अच्छे थे। तो जो कंपनी थी वो उनको सिराजुद्दौला की ताकत से थोड़ा डर लग रहा था, वह था सिराजुद्दौला की जगह कंपनी क्या चाहती थी कि कोई एक ऐसा नवाब बने जो जिसे वो एक कठपुतली की तरह यूज़ कर सके, जिसे वो एक पपेट की तरह यूज़ कर सके, ताकि उन्हें वो क्या करे, व्यापार में उनको कुछ रियायतें दे दे, कंसेशन दे दे, और कोई दूसरी सुविधाएं आसानी से दे दे। क्यों, यदि वो अंग्रेज़ों के पपेट रहेंगे तो जो कठपुतली मीन्स आपने देखा होगा कि हाथों से नचाना, तो अंग्रेज़ भी चाहती थी कि सिराजुद्दौला की जगह कोई ऐसा व्यक्ति आए जो हमको आसानी से, जो हमारे इशारों पे काम कर सके, एज अ दे वांटेड पपेट रूलर, जो उनके इशारों में काम कर सके और जो उनको आसानी से आपको कुछ रियायतें दे दे या कुछ सुविधा आसानी से दे दे, ऐसा वो चाहते थे। और कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के जो प्रतिद्वंदी हैं में से किसी एक को नवाब बना दे, जो उनके, है ना, तो वो चाहते थे उनमें से हम किसी एक को नवाब बना दें। सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप मेंडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ हिज डोमिनियन, स्टॉप फोर्टिफिकेशन। अब सिराजुद्दौला ने वो कंपनी से कहा कि, क्या कहा उन्होंने उसे, कि आप जो है कंपनी बना दिया, कंपनी जो को कामयाबी नहीं मिली, है ना, लेकिन वो किसी को कठपुतली नहीं बना पाए, वहाँ पे किसी को ऐसा नहीं, प्रतिद्वंदी को नवाब नहीं बना पाए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, तो जो हमारे सिराजुद्दौला थे उन्होंने हुक्म दिया कंपनी को कि आप हमारे राजनीतिक मामलों को में अपनी टांग अड़ाना बंद कर दें, किलेबंदी को रोक दें और बाकायदा हमें क्या है, टैक्स को पेड करें हमारे, ऐसा उन्होंने ऑर्डर दिया उनको। अब दोनों पक्ष के बीच में क्या पक्ष क्या है, पीछे हटने को, अब वो नवाब कह रहा है कि हमको तुम ये सारी चीज़ें दो, और ये कहते नहीं हम तो फोर्टिफिकेशन भी करेंगे, हम टैक्स भी नहीं देंगे। तो ये ना एक कंपनी कह रही थी और नवाब ये कह रहे थे, दोनों अपनी बातों पे अड़े हुए थे, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। तो अब अपने जो, अब क्या किया इन्होंने, नवाब ने क्या किया, तैयार नहीं हुए तो उन्होंने अपने 30,000 सिपाही के साथ नवाब ने कासिम बाज़ार में एक स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। कितने वर्कर्स को ले जाकर, कितने सैनिक को ले जाकर, दैट इज़ 30,000 सोल्जर्स को वो लेकर गए, और कासिम बाज़ार में एक फैक्ट्री थी, इंग्लिश फैक्ट्री, उस पर उन्होंने हमला बोल दिया। और उन्होंने क्या, कैप्चर द कंपनी ऑफिशियल्स, और कंपनी ऑफिशियल्स पे उन्होंने हमला बोल दिया। और जो वहाँ के नवाब की जो फौजें थे, उन्होंने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार, वहाँ जो ऑफिशियल्स थे उनको गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पे ताला डाल दिया, अंग्रेज़ों के हथियार को भी छीन लिया, जो उनके पास उनके जो आर्म्स थे उनको भी उन्होंने छीन लिए, है ना, हथियार छीन लिए उनके, और अंग्रेज़ के जो जहाज़ थे उनको घेरे में ले लिया, अपने कब्ज़े में ले लिया उनको। इसके बाद क्या है, नवाब ने कंपनी के जो कलकत्ता स्थित किले पर भी कब्ज़ा
के लिए उधर का रुख किया। अब उन्होंने यहाँ तो उन्होंने ऐसा किया, इसके बाद वो किसकी तरफ बढ़े, कलकत्ता में जो इंग्लिश फैक्ट्री बनी थी उसकी ओर भी वो लोग आगे बढ़ने लगे कब्जा करने के लिए। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ कलकत्ता, company officials in Madras sent forces under the command of the Robert Clive, reinforced by Nawab fleets, proclaimed negotiations with the Nawab followed. Finally, in 1757, the Robert Clive led the company's army against the Sirajuddaulah at Plassey. One of the main reasons for the defeat of the Nawab was that force led by the Mir Jafar, one of the Sirajuddaullah's commanders, never fought the battle. Clive had managed to secure his support by promising to make him the Nawab after the crushing the Sirajuddaulah. The Battle of Plassey became the famous because it was the first major victory of the company won in India. अब देखिए क्या हुआ, नवाब ने तो ये सब कह दिया, नवाब ने हमला बोल दिया, उनके ऑफिशियल्स को बंदी बना लिया, उनको सब चीज़ बंद करवा दिया, है ना, उनके हथियार भी छीन लिए उन्होंने। अब जो कलकत्ता, जब उन्होंने देखा जो एक कंपनी थी कि हमारे हाथ से क्या हो गया, कलकत्ता हाथ से निकल गया, ये सुनकर उन्होंने मद्रास में तैनात, जो मद्रास में भी उनकी कंपनी थी, वहाँ पे क्या क्या अफसरों को, वहाँ के जो अफसर थे, आप बोले ये रॉबर्ट क्लाइव, आपके बुक में उनका पिक्चर भी दिया हुआ है, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, है ना, कमांड में उन्होंने एक सेना को रवाना कर दिया। इस सेना की जो नौसैनिकों की बड़ी मदद भी मिल रही थी, उनको बहुत से सैनिकों की मदद भी मिल रही थी, नवाब, है ना। अब क्या हुआ, इसके बाद उन्होंने नवाब के साथ लंबे समय तक कोई सौदेबाजी चलाई। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना को नेतृत्व किया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जिस तरीके से जब उन्होंने न्यूज़ सुना कि क्या हुआ, कलकत्ता में फॉल हो गया है, अटैक कर दिया था नवाबों ने, तो कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो मद्रास फोर्स सेंड किया, किसके नेतृत्व में, कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, और रीइंफोर्स्ड बाय द नवाब फ्लीट्स, प्रोक्लेम्ड नेगोशिएशन विद द नवाब फॉलोड। फाइनली फिर से उन्होंने अब 1757 में इन्होंने क्या किया कि अब इन्होंने क्या किया उसमें कि अब ये, क्योंकि यहाँ पे अब इन्होंने क्या किया कि एक आर्मी फोर्स को वहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव के निरीक्षण में भेजा, और किसके अगेंस्ट में, सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में, और वहाँ कहाँ, प्लासी में। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर द डिफीट, और यहाँ पर क्या हुआ था, इस युद्ध में जो हमारे सिराजुद्दौला थे वो हार गए थे, इस युद्ध में हार जाते हैं वो। क्यों हार जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो उनके साथ थे एक मीर जाफ़र जो थे, मीर जाफ़र कौन थे, हु वाज द मीर जाफ़र, ही वाज द कमांडर इन द आर्मी ऑफ द सिराजुद्दौला, ही बिट्रेड बाय नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द बैटल। वो कौन थे, कमांडर थे, कमांडर इन आर्मी थे, कहाँ के, सिराजुद्दौला के, और लेकिन उन्होंने बिट्रेड किया, उनको धोखा दिया। उन्होंने पहले कहा था कि हम युद्ध में शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने धोखा दिया, किसको, सिराजुद्दौला को, और धोखे में उन्होंने क्या किया कि युद्ध में वो शामिल नहीं हुए थे। तो नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द बैटल, उन्होंने बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो देखो, तो इसकी वजह से क्या था, सिराजुद्दौला हार जाते हैं। किसकी वजह से हार गए, मीर जाफ़र की वजह से। वन ऑफ द सिराजुद्दौला's कमांडर्स नेवर फॉट द बैटल, उन्होंने युद्ध में लड़ाई नहीं की। ओके, तो किसकी वजह से सिराजुद्दौला ये बैटल ऑफ प्लासी हार जाते हैं, मीर जाफ़र की वजह से हार जाते हैं। ठीक है, तो मीर जाफ़र कौन थे, ही वॉज द कमांडर इन द आर्मी ऑफ सिराजुद्दौला, और ही बिट्रेड बाय नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द बैटल। ठीक है, अब क्या हुआ, तो क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग, और क्यों नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि जो क्लाइव थे वो, जो ब्रिटिशर्स थे ऑब्वियसली बहुत चालाक थे, उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव को क्या किया, उन्होंने रिश्वत दी।
कि ब्राइब किया उन्होंने कि यदि इसको हरा देते हैं सिराजुद्दौला को, तो हम आपको उनको ख़त्म करने के बाद आपको हम क्या करेंगे, नवाब बना देंगे। ठीक है, तो ये ब्राइब के कारण क्या था, मीर जाफ़र ने वहाँ पे उनका साथ नहीं दिया। और बैटल ऑफ प्लासी जो ये था, ये बहुत ही बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था हमारे इंडियन हिस्ट्री में, आप बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं से देखो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, फेमस था, या यहीं पे फर्स्ट टाइम जो था, जो कंपनी ने इंडिया पे जीत हासिल की थी। ठीक है, तो ये था आपका बैटल ऑफ प्लासी, मैंने बता दिया आपको, आप इसको रीड आउट कीजिएगा।